और आज एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है और सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग मेरे गीतों को सुन रहे हैं। आजकल के युवा पीढ़ी मेरे गीतों को सुन करके अपनी माटी से जुड़ाव महसूस करते हैं। ये मेरे लिए बड़ा सुखद है, बड़ा अच्छा है। लेकिन मेरी जो कठिनाई है यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। मेरे सामने दो तरह की चुनौती थी। एक तो समाज से लड़ना, जो बेटियों को बढ़ने नहीं देते हैं, और दूसरा भोजपुरी इंडस्ट्री में मौजूद अश्लीलता। खिलने दो खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो। लोग ये सोचते हैं कि दौर बदल गया है। दौर नहीं बदला है, अभी भी लड़कियों का जो यात्रा है उतना ही चुनौतीपूर्ण है। चीर हरण का तांडव अब भी चुप बैठे हैं पांडव, अब भी नारी अब भी दहशत में है, खेल रहे हैं कौरव अब भी। तो उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी और ख़ास करके मैं जिस परिवार से आती हूँ, इतनी कम उम्र में लड़कियों की शादी नहीं होती है। पर मुझे कोई ऐसे पार्टनर की तलाश थी जो मुझे पूरा सपोर्ट करे, जो मेरे गायकी को सपोर्ट करे, जो मेरे साथ कार्यक्रम में जाए। जैसे पिताजी मेरे साथ जाते थे, तो उन 5 सालों में मैंने और मेरे पति ने क्या क्या सुना है, ये मैं बहुत अंदर से भावुक महसूस कर रही हूँ ये बताने पर। लोग मुझे कहते थे, कहीं दिखाती क्यों नहीं हो, कोई दिक्कत है तो बताओ ना, हम कोई डॉक्टर बताएंगे। कुछ लोग तो मुझे एडॉप्शन की सलाह देने लगे थे कि यार 5 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ, एडॉप्ट कर लो, नहीं तो आगे कुछ नहीं होने वाला है, कोई मेडिसिन लेती हो क्या। इस तरह के लोगों के जो एक ताना कह सकते हैं वो सुनने को मिला कि जो बो रहे हो वही काटोगे। समाज में आपकी भी बेटियां रहती हैं, समाज में आपके भी घर परिवार के लोग रहते हैं। बात जब किसी दूसरे पे आती है तो आपको बड़ा आनंद आता है, दूसरे का नाम लेकर गाना लिखने में, गाने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन जब वही चीज़ आपके बहन, आपकी पत्नी, आपके बेटी के ऊपर लागू हो जाए तो बड़ा तिलमिला जाते हैं। आजू जनकपुर में माड़वा बड़ा सोहावन लागे। आजू जनकपुर में माड़वा बड़ा सोहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरा दिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरा दिया मन भावन लागे। नमस्कार, प्रणाम। मैं मनीषा श्रीवास्तव, लोक गायिका, आज आप सभी से अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे अनकही बातों को साझा करने वाली हूँ जो अब तक आप नहीं जानते हैं। रोहतास में करगहर, और करगहर में एक छोटा सा गांव है, अगरसी डेहरा पंचायत है, वहाँ पे जन्म हुआ था। गांव में पली बढ़ी हूँ और वहाँ से पिताजी चूँकि करगहर में उनका बिजनेस था तो हम सभी लोग करगहर आ गए। दादा दादी गांव में ही रहते थे और करगहर आने के बाद फिर मैं प्रयागराज पढ़ने के लिए चल दी। तो मेरी जो बेसिक पढ़ाई लिखाई जो है वो करगहर से ही संपन्न हुई है। और क्लास 6 में थी तब से मैं प्रयागराज में रह कर के संगीत की शिक्षा ले रही थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो घर में मम्मी को, दादी को, चाची को, नानी को गाते हुए सुनती थी। शादी ब्याह में जब भी कोई मंगल गीत गाए जाते थे तो मैं भी उसमें सुर लगाने की कोशिश करती थी। मेरे दादाजी स्कूल के प्रिंसिपल थे और शायद मेरी संगीत के रुचि को लेकर के उन्हें पहले से अंदाज़ा लग चुका था। गांव में जब भी कोई रामलीला होता था, नाटक का मंचन होता था, दादाजी के स्कूल में जब भी कोई नेता विधायक आते थे या कोई ऑफिसर दौरा के लिए आते थे तो दादाजी स्वागत गीत गाने के लिए तैयार करते थे और मैं उन गीतों की प्रस्तुति देती थी। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे संगीत के पहले गुरु
और संगीत में पहला मंच प्रदान करने वाले, साथ ही साथ मेरे पहले श्रोता मेरे दादाजी थे। जब परिवार वालों को लगा कि मैं संगीत के क्षेत्र में कुछ कर सकती हूँ, तो सबसे पहला जो ख्याल आता है वो आता है कि हम विधिवत संगीत की शिक्षा अपनी बेटी को दिलाएं। मेरे पिताजी ने प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में मेरा नामांकन करा दिया शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए। जब कुछ रिश्तेदारों को और समाज को ये पता चला कि संगीत सिखाने के लिए बेटी को प्रयागराज भेज रहे हैं, तो सभी लोग मेरे पिताजी को बड़े उल्टे सीधे चीज़ समझाने लगे कि बेटी के पढ़ावल ना जला, बेटी के बढ़ावल ना जला, यानी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। गाना बजाना करने से लड़कियां बिगड़ जाती हैं, अच्छे घर में शादी नहीं होती, मतलब ऐसी ऐसी बातें उस समय पिताजी को समझाई जाती थी। और कभी कभी तो मुझे ये डर लगा रहता था कि जब भी मैं छुट्टी में गांव आती थी तो मुझे डर लगा रहता था कि शायद मैं इस बार प्रयागराज लौट नहीं पाऊंगी। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद दूंगी ईश्वर का, जिन्होंने मुझे एक सुंदर सा परिवार दिया। और ये परिवार, इस परिवार ने हमेशा मुझ पर विश्वास जताया, भरोसा किया, और मैंने उनकी भरोसा को कायम रखा। एक छोटे से गांव से निकलकर, यानी कि बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मैंने संगीत प्रभाकर की पढ़ाई कंप्लीट की। 2013 के बाद मैं स्टेज करने लगी, झूमर, कजरी, सोहर, चैता, ये सब गीत गाने लगी। धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगी, लोग मुझे जानने लगे। उसके पहले भी जब भी दादाजी मुझसे गुनगुनाने के लिए कहते थे या कुछ गाने के लिए कहते थे तो मैं हमेशा लोकगीत सुनाती थी। शास्त्रीय संगीत सीखती थी, लेकिन रुचि जो थी वो लोकगीतों में थी। धीरे धीरे लोकगीतों को लेकर के आगे बढ़ने लगी। लेकिन मेरी चुनौती यही खत्म नहीं हुई। मेरी चुनौती दो लोगों से थी। पहला तो वो समाज जो बेटियों को पढ़ने जाने के लिए रोकता है, बढ़ाने से रोकता है, और ख़ास करके हमारा समाज चाहे जितना भी विकसित हो जाए, लड़कियों को संगीत के क्षेत्र में आने से बहुत ज़बरदस्त तरीके से रोका जाता है, और मुझे भी रोका गया। लेकिन मेरे परिवार वालों ने मेरे पर को कतरा नहीं, बल्कि मुझे आज़ाद रहने दिया और मुझे अपनी लाइफ को जीने दिया, मुझे अपने काम को आज़ादी से करने दिया। तो मेरे सामने दो तरह की चुनौती थी। एक तो समाज से लड़ना, जो बेटियों को बढ़ने नहीं देते हैं, और दूसरा भोजपुरी इंडस्ट्री में मौजूद अश्लीलता। जब मैं स्टेज करना शुरू किया, जब मैंने गीत गाना शुरू किया, लोकगीत गाना शुरू किया, उस समय कैसेट का दौर था। भोजपुरी में चोली, घाघरा, देवर भौजाई की अश्लील जुगलबंदी, जीजा साली की अश्लील जुगलबंदी उस समय चरम सीमा पे थी। जब मैं कैसेट कंपनियों के पास गाना बनवाने के लिए जाती थी तो वो लोग कहते थे कि हम गाना आपका क्यों रिकॉर्ड करें, मतलब हम आपका गाना अपने कंपनी में क्यों गंवाएं, कोई मिर्च मसाला नहीं है, आपके गाने में जो मॉडल्स हैं उन्होंने गंदे गंदे कपड़े, छोटे छोटे कपड़े नहीं पहने हैं। भोजपुरी में यही डिमांड है, छोटे कपड़े पहना करके डांसर्स को नचवा के लाओ और कुछ मिर्च मसाले वाले गाने गाओ, तब हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपके गाने को डालेंगे। एक ऐसा चुनौती, मैंने सोचा कि समाज से तो लड़ लिया, लेकिन इस चुनौती से कैसे लड़ूं, कैसे इस चुनौती का समाधान मैं करूं। लेकिन मैं बहुत शुरू से स्वाभिमानी भी रही हूं, जिद्दी भी रही हूं, और मैंने ये प्रण लिया कि चाहे मुझे चार दीवारी में बैठ करके क्यों ना गाना पड़े, मैं लोकगीत ही गाऊंगी, मैं साफ सुथरे गीत ही गाऊंगी, अपनी संस्कृति के साथ कभी समझौता नहीं करूंगी। मेरा प्रण था कि मैं कभी भी गंदे, द्विअर्थी या अश्लील गीत नहीं गाऊंगी। चाहे मुझे घर के चार दीवारियों में रहकर क्यों ना गाना पड़े, मैं हमेशा पारिवारिक गीतों को गाऊंगी, लोक गीतों को गाऊंगी, अपनी संस्कृति से कभी समझौता नहीं करूंगी। क्योंकि मेरा जो उस समय का सपना था, मेरा ये सपना नहीं था कि मैं पैसे कमाऊंगी, मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगी, गाड़ी में घूमूंगी, लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे, मेरे बाउंसर्स हो जाएंगे, ये मेरा सपना नहीं था। मेरा हमेशा से ये सपना था कि मैं अपनी संस्कृति को लेकर के कैसे आगे बढ़ सकूं। लोग जब भी देखें तो कहे मनीषा श्रीवास्तव आपका विवाह वाला गीत हम सुनते हैं, बड़ा पसंद आता है। तो लड़की अगर आप हैं तो आपको हर कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मुझे चूँकि लड़कियों की बात हुई है, मैं खुद एक लड़की हूँ, तो एक गीत मेरे जहन में अभी अभी याद आ रहा है। मनोज भाऊ जी की बड़ी सुंदर रचना है और कई सारे मंचों पर मैंने इसको गाया है, आप तक निवेदित करती हूँ। खिलने दो
खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो, खिलने दो। खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो। आने दो रे आने दो उन्हें, आने दो रे आने दो उन्हें, इस जीवन में आने दो, खिलने दो। खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो। लोग ये सोचते हैं कि दौर बदल गया है, दौर नहीं बदला है। अभी भी लड़कियों का जो यात्रा है उतना ही चुनौतीपूर्ण है। चीर हरण का तांडव अब भी चुप बैठे हैं पांडव, अब भी नारी अब भी दहशत में है, खेल रहे हैं कौरव अब भी। हे केशव नारी को ही अब, हे केशव नारी को ही अब, चंडी बनकर आने दो, खिलने दो। खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो, खिलने दो। और मेरे परिवार ने मुस्कुराने का और खिल जाने का पूरा अवसर दिया। बात कर रही हूँ जब गाने लेकर गई थी, कंपनी ने रिजेक्ट किया इसलिए कि मेरे गाने में मिर्च मसाला नहीं थे। मैंने प्रण किया कि हमेशा लोकगीत गाऊंगी। मेरे सामने एक और बड़ा चुनौती था कि आखिर अपने लोकगीतों को कैसे पहुंचाऊंगी। कैसेट का दौर है और कैसेट कंपनियां मेरे गाने बनाएंगी नहीं। मैं घर से इतनी सक्षम नहीं थी, और सक्षम थी भी तो ऐसी कभी हिम्मत नहीं हुई कि अपने पिताजी से बोला जाए कि हमारा गाना निकाल दीजिए, मतलब गाने का एल्बम निकाल दीजिए ताकि लोग सुने देखें, क्योंकि पता ही था कि हमारे जो गीत हैं वो लोग सुनेंगे नहीं। शुरुआती दौर में जब मंच पर मैं इन गीतों को गाती थी, झूमर गाती थी, शादी के गीत गाती थी, कजरी गाती थी, सोहर गाती थी, तो लोग, कुछ ऐसे लोग थे जिनको चटक मटक गाने पसंद आते हैं, जिनको डबल मीनिंग गाने पसंद आते हैं, वो क्या तर्क देते थे कि आपके जो झूमर है, सोहर है, कजरी है, ये सुनेगा कौन? ये तो हम अपने घर में सुनते आ रहे हैं, तो मम्मी, दादी, काकी, चाची से सुनते आ रहे हैं, आपको हम क्यों सुनेंगे? लगातार मैं मंच के माध्यम से गाती रही, प्रोग्राम करती रही, मैंने कोई एल्बम नहीं किया। 2018 में सोशल मीडिया जब चरम सीमा पे था, सोशल मीडिया का जब बहुत बड़ा विस्तार हो गया था, तो मैंने ये सोचा, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, कि जो लोकगीत है उनको गा करके, रिकॉर्ड करके एकदम नॉर्मल साधारण वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जाए। और जब उन गानों को लोग पसंद करने लगेंगे तो उन गाने को हम लोग प्रोफेशनली वीडियो के रूप में, डिजिटल कलेक्शन के रूप में लेकर के आएंगे। तो वो सब मैंने शुरू किया और आज एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है और सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग मेरे गीतों को सुन रहे हैं। आजकल के युवा पीढ़ी मेरे गीतों को सुन करके अपनी माटी से जुड़ाव महसूस करते हैं। ये मेरे लिए बड़ा सुखद है, बड़ा अच्छा है। लेकिन मेरी जो कठिनाई है यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। 2018 के पहले 2016 में चलूँगी मैं। 2016 का एक सुंदर किस्सा जो आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। पटना में एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मेरे कई सारे दूर के रिश्तेदार, परिवार कार्यक्रम देखने आए थे। सुमित और सुमित के परिवार वाले भी उस कार्यक्रम में आए थे। मुझे गाते हुए सभी लोगों ने सुना और गाना ख़त्म होने के बाद मेरी गायकी के बारे में तारीफ़ की। हम लोग रिलेशन में आते थे। कई सारे लोगों ने पिताजी से ये सुझाव दिया कि लड़का बहुत अच्छा है, शादी अगर आप कर देते हैं। तो उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी और ख़ास करके मैं जिस परिवार से आती हूँ, इतनी कम उम्र में लड़कियों की शादी नहीं होती है। पर मुझे
कोई ऐसे पार्टनर की तलाश थी जो मुझे पूरा सपोर्ट करे, जो मेरे गायकी को सपोर्ट करे, जो मेरे साथ कार्यक्रम में जाए, जैसे पिताजी मेरे साथ जाते थे और मुझे हर तरीके से सपोर्ट करें। पिताजी का मन था कि सरकारी नौकरी, जैसे हर पिता की ख्वाहिश रहती है कि अपनी बेटी को सरकारी ढंग का कोई सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाए, उसके साथ हम शादी कर देंगे। बड़ी घर में मम्मी को, पिताजी को, सबको समझाना पड़ा कि देखिए, सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी भी नौकरी करने वाले लड़के के साथ अगर आप मुझे बांधते हैं तो उसका एक टाइम टेबल होता है, वो उसका एक बंधन होता है और वो मुझे उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाएगा, उस तरह से मुझे बढ़ा नहीं पाएगा जिस सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, जिस सपोर्ट की मैं उम्मीद कर रही हूँ। तो 2016 में मेरी शादी हुई, नवंबर के महीने में, और शादी के बाद सुमित ने ना मुझे सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि मुझे हमेशा ये बताते रहे कि देखो, घर चूल्हा चौका बर्तन में उलझ करके मत रह जाना, तुम्हारी जो दुनिया है वो बाहर भी है, इन सब चीज़ों को बैलेंस बनाओ और अपने गायकी पे फोकस करो। समय समय पर ये कहते गए और उस बीच मेरा सोशल मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने लगा। मैं लोकगीत गुनगुना करके डालने लगी, लोकगीत जैसे कि मैं लोगों को समझाने लगी कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, ये देवर भाभी के जुगलबंदी में नहीं है, ये जीजा साली के अश्लील जुगलबंदी में नहीं है जो आपको सिनेमा के माध्यम से या जो आपको भोजपुरी इंडस्ट्री के माध्यम से दिखाया जाता है। हमारी संस्कृति क्या है, जब महिलाएं दरवाजे पे खड़े होके गाती है ना, बारात का आगमन होता है, अरे हथिया हथिया सोर कैले गदहो ना ले अइले रे, कि हथिया हथिया सोर कैले गदहो ना ले अइले रे, आ तोरा बहिन के सोटा मारो, अरे समधी के बहिनी के सोटा मारो, नहुआ डूबैले रे, दुल्हा के बहिनी के सोटा मारो। ये मैंने गुनगुना करके सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया। मैंने गाया, अरे के कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार है, कहवा के पाँच सुहागिन, माटी कोड़े जा से, कहवा के पाँच सुहागिन। लोगों ने इन गीतों को हाथों हाथ लेना शुरू किया क्योंकि भोजपुरी में ऐसे गीतों की भरमार थी और ऐसे गायकों की भरमार थी जो गंदे गीत को गा रहे हैं, जो सिर्फ आप कान में हेडफोन लगा के सुन सकते और देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कलाकार नहीं था। एक गैपिंग आ चुकी थी और कहीं ना कहीं अश्लीलता बढ़ने के पीछे यही कारण है कि अच्छे गाने वाले कलाकार की कमी हो गई है। जो लोग ये सोचते हैं कि भोजपुरी में सिर्फ गंदे गानों का डिमांड है, सिर्फ गंदे गाने सुना जाता है, वो गलत है। आप गंदा परोस रहे हैं इसलिए देखा जा रहा है, आप अच्छा परोस के देखिए, अच्छा भी देखा जाएगा। समाज को आप गंदा कर रहे हैं, आप समाज में अपने कला को नहीं दे पा रहे हैं तो आप ये मापदंड और आप इन तरह की चीज़ों को आप कह रहे हैं कि नहीं समाज गंदा है, समाज यही पसंद करता है। समाज को आप जहर परोस रहे हैं और समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि जहर परोस करके हमारे समाज को गंदा किया जा रहा है। तो ये हमें सोचने और विचारने की ज़रूरत है। और बाकी अगर मैं बहुत ज़्यादा भोजपुरी के अश्लील और चीज़ों पर बात नहीं करूँगी। मेरी लोक संस्कृति जो है वो बहुत समृद्ध है, बहुत गौरवशाली है और मैं उसी संस्कृति की बात कर रही हूँ, मैं उसी परंपरा की बात कर रही हूँ। आपको इस तरह का मनुहार और कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो भोजपुरी में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि भोजपुरी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिनके गीतों को सुन करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 2 किलोमीटर दूर में अगर कोई कार्यक्रम चल रहा है, अगर कोई फंक्शन चल रहा है, पारिवारिक फंक्शन चल रहा है, तो वो किस तरह का फंक्शन है। लड़के की विवाह हो रही है या लड़की की विवाह हो रही है, मतलब कि कौन सा रस्म चल रहा है। बच्चे का जन्म हुआ है तो लड़का जन्मा है कि लड़की जन्म लिया। हर विधा के, हर चीज़ के अलग अलग गीत हैं। बेटियों का जन्म होता है तो हमारे यहाँ सोहर नहीं गाई जाती थी पहले, लेकिन मैंने सोहर गाना शुरू किया बेटियों के जन्म पर। हर्षोल्लास का माहौल होता है जब बेटियों का जन्म होता है। आज भी कहीं कहीं गांव घर में माहौल बिल्कुल अलग है। बेटी जन्म लेती है तो लगता है कितना बड़ा पहाड़ हमारे माथे पे टूट गया है, लेकिन शहरों में ये चीज़ धीरे धीरे
शहरों में बदलाव देखने को मिल रहा है। मैंने गाया है बेटियों पर, अरे कि हमरा बेटी होई ता तोहरा के बोलाई बनाना दो, हमरा बेटी होई ता तोहरा के बोलाई बनाना दो, हो बोलाई बनाना दो, अरे बोलाई बनाना दो, हो बोलाई बनाना दो, हमरा होरिला होई ता तोहरा के बोलाई बनाना दो, हमरा होरिला होई ता तोहरा के। अरे कि सौरीली पाई में पायला देबो, सौरीली पाई में अरे पायला देबो, कि पायल के धुन पर नाचाई बनाना दो, हमरा बेटी होई ता तोहरा के बोलाई बनाना दो, हमरा बेटी होई ता तोहरा के। और बेटी से याद आया कि 2016 में हमारी शादी हुई और 2021 तक मैं और मेरे पति ने कोई बच्चा प्लान नहीं किया। चूँकि पति की ऐसी सोच थी कि अभी तुम्हारी उम्र जो है कम है, क्योंकि शादी के समय मैं सिर्फ 22 बरस की थी और आज के समय में 22 बरस की लड़कियों की शादी तो नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ हुई। ज़बरदस्ती नहीं हुई, बल्कि हमने गार्जियन से कहा कि मुझे एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जो मुझे सपोर्ट करे, जो मुझे आगे लेकर के बढ़े। पिताजी के पास समय नहीं होता था, तो ये भी नहीं कहूँगी कि आगे बढ़ने के लिए शादी किया। शादी एक पवित्र बंधन है और मैं बहुत खुश हूँ। तो 5 सालों तक हमने कोई बच्चा प्लान नहीं किया। हस्बैंड का ये मानना था कि उम्र बहुत कम है, बच्चे कभी भी कर लेंगे, तुम अपने कैरियर पे फोकस करो, महादेव हमारे साथ हैं। मैंने कैरियर पर फोकस किया और मैंने अपने ज़िंदगी के सबसे लंबी छलांग इन 5 वर्षों में लगाए। 2022 में मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मैं बहुत खुश हूँ, प्रिंसेस की तरह पालती हूँ और वो मेरी प्रिंसेस है। उसके पहले जब मेरी बेटी का जन्म नहीं हुआ था, तो उन 5 सालों में मैंने और मेरे पति ने क्या क्या सुना है, ये मैं बहुत अंदर से भावुक महसूस कर रही हूँ ये बताने पर। लोग मुझे कहते थे, कहीं दिखाती क्यों नहीं हो, कोई दिक्कत है तो बताओ ना, हम कोई डॉक्टर बताएंगे। कुछ लोग तो मुझे एडॉप्शन की सलाह देने लगे थे कि यार 5 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ, एडॉप्ट कर लो, नहीं तो आगे कुछ नहीं होने वाला है, कोई मेडिसिन लेती हो क्या। इस तरह के लोगों के जो एक ताना कह सकते हैं वो सुनने को मिला। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़िंदगी की जो भागदौड़ है उसमें थोड़ा सा समय मिलता है आप अपने परिवार वालों के साथ बिताएं। तो उस समय में मैं सुमित के साथ डिस्कस करती थी कि यार हम लोग को बच्चा कर लेना चाहिए, क्योंकि तरह तरह के लोग ये सलाह दे रहे हैं कि फलनवा की बेटी ने 3 साल तक बच्चा नहीं किया, अब बच्चा ही नहीं हो रहा है, उनके बेटी ने दवाई लेना शुरू किया, अब उनको बच्चा ही नहीं हो रहा। मैं बहुत डर गई थी अंदर से, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बड़ी लापरवाही से उन सब चीज़ों को सुना और मुस्कुराते हुए सारे चीज़ों को टाल दिया। एक सुंदर सी महादेव ने बेटी दी है। मैं अपने गायकी को लेकर के बड़ा समर्पित रहती हूँ। एग्रेसिव तो नहीं कहूँगी क्योंकि उसका मतलब बिल्कुल अलग हो जाएगा। और मैं अपने परिवार को भी लेकर के बहुत समर्पित रहती हूँ, क्योंकि परिवार वालों ने जिस तरह से मेरा सपोर्ट किया, सिर्फ मायके नहीं बल्कि ससुराल वाले। क्योंकि जब मेरी बिटिया का जन्म नहीं हुआ था, मतलब जब मुझे कोई बच्चा नहीं था, तो सास ससुर से भी लोग पूछते थे कि अब तो रिटायर हो गए, अब तो घर बैठ रहे हैं, कहिए ना कोई एगो बच्चा करके दे दे, आप लोग पाल पोस लीजिएगा, इस तरह की चीज़ें कहते थे। लेकिन मैं अपनी सासू माँ को, ससुर जी को धन्यवाद दूंगी कि वो हमेशा कहते थे कि दोनों लोग समझदार हैं, दोनों लोग सही समय पर सब कुछ कर लेगा। ये जो विश्वास था, ये जो भरोसा था ना, ये मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और ऐसा नहीं है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, पूरे परिवार का सपोर्ट होता है, समाज का सपोर्ट होता है। कई सारे लोग मेरे लाइफ में जो जुड़े हुए हैं, श्री RK सिन्हा चाचा जी जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं और विश्व की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंपनी SIS के ऑनर भी हैं। 2017 में मेरी उनसे मुलाकात हुई, मुझे उनका आशीर्वाद देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और 2017 से लेकर अभी तक जितने भी लोकगीत के कार्यक्रम होते हैं, मैं सारे कार्यक्रम करती हूँ
और मुझे बहुत खुशी होती है, चूँकि आर.के. सिन्हा चाचा जी ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हर महीने वो लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम कराते हैं। उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया। मैं यहाँ मेंशन इसलिए कर रही हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने दम पे आगे बढ़े हैं, हम ये स्टार हैं, वो स्टार हैं, पूरा परिवार लगता है, पूरा एक समाज लगता है आपको आगे बढ़ाने में। आप अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो संगीत का जो सफ़र है इसी तरह से सुनहरा होने लगा और भी रंग आने लगा। मैं लोकगीत गाकर यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने लगी। आज करोड़ों की संख्या में लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। कुछ लोकगीतों को यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी। मैंने पारंपरिक गीतों के अलावा भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिसिर, भोलानाथ गहमरी, मोती बी, ये तमाम जो रचनाकार हुए हैं, जिनके गीत बहुत प्रसिद्ध थे लेकिन अब वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, उनके गीतों को मैंने गाया और लोगों ने हाथों हाथ लिया। मैंने गाया, अरे ले ले आई बालम बजरिया से चूनरी, ले ले आई है बलमू बजरिया से चूनरी, ना तो तरसाई देब हमहू देखाई देब, ना तो तरसाई देब हमहू देखाई देब, से जरिया पे अंगूरी ले ले आइहा बालम बजरिया से चूनरी, ले ले आइहा बालम बजरिया से चूनरी। कुछ लोग तो नहीं कहूँगी, कुछ भ्रष्ट गायक जो हैं, गायिकाएं जो हैं, ये दलील देते हैं, जो अपने आप को तथाकथित सुपरस्टार मानते हैं। सुपरस्टार का उनका यही मतलब है कि उनके आगे पीछे 2-4-10 बाउंसर घूम रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ी लेकर के घूम रहे हैं, 10 लोग हूँ हाँ करने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब वो सुपरस्टार हो गए। उनके गाने का क्या पब्लिक पे असर है, कितना लोग सुन रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। वो लोग ये कहते हैं कि भोजपुरी में खाली अश्लील चलेला, यानी कि भोजपुरी में अच्छे गानों का डिमांड नहीं है, अच्छे गाने के श्रोता नहीं है। भैया हमारे यूट्यूब चैनल पे आके देख लीजिए, हमारे सोशल मीडिया पे आके देख लीजिए, और आपको लगता होगा कि जो अच्छे गीत गाते हैं उनको पैसा कम मिलता है, जो अच्छे गीत गाते हैं उनको अवसर कम मिलता है, तो आपकी गलतफहमी है। क्योंकि जहाँ आप खड़े हैं वहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, पर जहाँ हम खड़े हैं वहाँ कुछ गिना चुना नाम है, और इसमें मर्यादा भी है, प्रतिष्ठा भी है, पैसा भी है, समाज में नाम भी है, हर तरीके का चीज़। कल को हो सकता है कोई लोकगीतों को पसंद ना करे, कुछ ऐसे परसेंटेज लोगों का हो सकता है जो कि लोकगीतों को पसंद ना करे, लेकिन वो कभी मनीषा श्रीवास्तव को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि उनको पता है कि इसने हमेशा अच्छा काम किया है, इन्होंने हमेशा अच्छा काम किया, हमेशा अपनी संस्कृति को, धरोहर को बढ़ाने का काम किया है। तो मैं अपनी संस्कृति को लेकर के चल रही हूँ। इसी बीच मैंने महेंद्र मिसिर, भिखारी ठाकुर, तमाम लोगों पर गाना शुरू किया, पारंपरिक गीतों के साथ साथ। लोगों ने पसंद किया। अरे की अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे ए नंदी, दिया ना जराइदा, दिया ना जरा दो अपना, और भैया के बोलाइदा, दिया ना जरा दो अपना कि भैया के बोलाइदा, और पोरे पोरे उठेला लहरिया रे ए नंदी, दिया ना जराइदा, अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे ए नंदी, और दिया जराइदा। ये सब गीत मैंने गाया और लोगों ने खूब सुना, खूब सराहा।
आज बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, मुझे कमेंट्स आते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है पढ़ के कि मनीषा जी आप अपनी धरोहर को बचा रही हैं, आप अपनी संस्कृति को बचा रही हैं, आप अपने संस्कृति को लेकर के आगे चल रही हैं। और मैं इस लाइन में बहुत खुश हूँ। मैं लोकगीत गा के बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ और मुझे लगता है कि लोक गायिका होना बहुत ही गर्व की बात है। किसी चीज़ को नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, किसी समाज को दूषित करने के लिए बहुत सारे लोगों का चुनाव होता है, लेकिन उसी समाज को सही दिशा प्रदान करने के लिए, उसी समाज में दीपक जलाने के लिए, अंधियारा मिटाने के लिए कुछ लोगों का चयन होता है। और ईश्वर ने लोकगीत की सेवा करने के लिए मुझे भेजा है। मैं हमेशा लोकगीतों की सेवा करूंगी, मैं हमेशा लोकगीतों को लेकर के आगे बढ़ूंगी। और आने वाले कुछ सालों में मैं विवाह गीत पर बहुत काम करना चाहती हूँ, क्योंकि विवाह गीत के कुछ रस्मों पर काम हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे रस्म हैं जिन पर काम नहीं हुए हैं। जैसे समय बदलता जा रहा है, लोगों के पास समय कम है। अब बताइए, अगर कहीं किसी के यहाँ शादी हो रही है और किसी को गीत गवनई नहीं आ रही है, या किसी को पता नहीं है कि हल्दी के रस्म में क्या क्या होता है, पहले मानर पूजा जाता है कि पहले माटी कोड़ा जाता है कि पहले मंडप छाया जाता है, तो मैं ऐसा गाना लेकर के आ रही हूँ जिसमें गाने भी होंगे और आपको रस्म भी दिखाए जाएंगे। अगर कल को किसी के यहाँ शादी होती है तो उन्हें ये पता होगा कि हल्दी का जो रस्म चल रहा है उसमें क्या गाना है। अरे बाबा हो कौन बाबा धन रउआ बानी जे। कहा जाता है कि किसी के घर में शादी होती है, लड़का का या लड़की की, तो बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। हमारे यहाँ गाई जाती है कि बाबा हो कौन बाबा धन रउआ बानी जे, कहिया के हरदी जाता न कैले बानी जे, कहिया के हरदी कि हमारो कौन दुल्हा बड़ी सुकुमार जी, हमारो कौन दुल्हा बड़ी सुकुमार जी, हरदी के झक झुक सहलो न जाला जी, हरदी के झक झुक। आज सभी लोग सुन रहे हैं, लेकिन कभी कभी जब खाली समय में होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि सिर्फ समाज के ताने ही मुझे आगे नहीं बढ़ाए हैं, बल्कि जब मैंने सोशल मीडिया 2013 में ज्वाइन किया था तो कुछ ऐसे गुट, कुछ ऐसी संस्था के नाम पर लोग जुड़े हुए थे कि जब मैं कोई गाना डालती थी तो वो उल्टा सीधा कमेंट करते थे। उल्टा सीधा का मतलब कि जब मैं गाना गा रही हूँ तो उनका कहना होता था कि पहले भोजपुरी में हारमोनियम बाजत रहे तो आज वो हारमोनियम में बजी, पहले भोजपुरी में वह ढोलक बाजत रहे तो आज वो ढोलके बाजी। मतलब नए म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के साथ, या फिर आप फोक फ्यूजन का कुछ मिक्सअप नहीं कर सकते, आप पारंपरिक गीतों को नए फ्लेवर में नहीं गा सकते, उनका ये तात्पर्य था। और मेरे गानों में उल्टा सीधा चीज़ें निकाल, जबकि मैं पारंपरिक गीत है, मैं शुरू से, मेरे आप जितने भी गाने सुनेंगे सोशल मीडिया पर, चाहे पहले हो चाहे अब हो, मेरा ऐसा घर का माहौल नहीं था कि कोई मुझे तो गाना नहीं गाने देना चाहते थे। गंदे गाना गाना तो दूर की बात है। तो मैंने अपने जीवन में कभी कोई अश्लील, अभद्र, डबल मीनिंग वाले या कोई ऐसे गाने जो आप अपने परिवार के साथ बैठकर न सुन सके, वैसे नहीं गाए हैं। फिर भी सोशल मीडिया पे वो जो गुट थे उनका कहना था कि हमारे जो तथाकथित सिंगर हैं बस वही लोकगीत गा सकते हैं, बाकी दुनिया में जो लोग हैं वो लोकगीत नहीं गा रहे हैं, उनको लोकगीत गाने नहीं आता है। इस तरह से उन लोगों ने इरिटेट किया, गंदे गंदे कमेंट्स करवाए। मैंने उन सभी चीज़ों को दरकिनार कर दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड हर मोड़ पर मुझे गाइड करते थे, हर मोड़ पे मुझे मार्गदर्शन करते थे और कहते थे कि इन सब चीज़ों से चिढ़ो मत, बल्कि इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करो। यानी कि तुम्हारा नाम हो रहा है, तुम आगे बढ़ रही हो, तुम्हारा गीत जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है, इसीलिए उन लोगों का नेगेटिव कमेंट आ रहा है, तो तुम नेगेटिव कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान दो, जो अच्छे प्रतिक्रियाएं आ रही है, जो अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें प्रोत्साहन भरे, उन पर ध्यान दो। और मैंने उन्हीं पर ध्यान दिया। आज लोकगीतों की सेवा कर रही हूँ, आज आप सभी लोगों के बीच हूँ। जब
मैं पढ़ाई करती थी और पिताजी को लोग कहते थे कि पढ़ाना नहीं चाहिए। उसी समय एक रिश्तेदार के यहाँ मैं गई थी और मैं जब प्रणाम की और उन्होंने बताया कि क्या कर रही हो, मतलब अपना जो हमारा भोजपुरी है, का कर तड़ू ए घरी, तो मैंने बताया कि संगीत सीखता नहीं। मैं तो बड़ा एक्साइटेड होकर के बताई, क्योंकि मेरे लिए संगीत सीखना मतलब बहुत बड़ी बात थी। तो मैं बहुत ही उत्साह से बताई, उत्साहपूर्वक बताई कि मैं संगीत सीख रही हूँ, हम संगीत सीखता नहीं प्रयागराज में रह के। तो वो लोग बोले कि का नचनिया गवनिया के फिरा में पड़ल वाड़ो। वो जो शब्द थे वो मेरे दिल को चुभ गए और मैंने प्रण लिया था कि मैं एक दिन इसी नचनिया गवनिया का जो नाम है उसको बदल के रहूँगी और मैं एक दिन ऐसा काम करूँगी कि सभी लोग मुझ पे गर्व महसूस करेंगे, सभी लोग मुझसे जुड़ाव महसूस करेंगे। कई सारे रिलेटिव्स हैं जिनका फ़ोन कॉल आता है, पिताजी के पास भी आता है कि हम अपना घर में शादी हुई तो मनीषा के बुलाइब, हम अपना घर में ब्याह हुई तो मनीषा के बुलाइब, मनीषा के गाना हमनी के सुनी ना बहुत अच्छा लागेला, मनीषा अच्छा काम कर रहल बिया। इस तरह की चीज़ें जब सुनने को मिलती है ना तो लगता है कि देखिए, हम ये सोचते हैं ना कि हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आई हैं वो हमारा बुरा फेज है, बल्कि अगर वो कठिनाई हमारे जीवन में नहीं आए तो हम उत्साह के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। हम कुछ करने के लिए उतना उत्साहित नहीं हो सकते हैं जितना ताने सुनने के बाद होते हैं। अब तक आप जो भोजपुरी में यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं या भोजपुरी इंडस्ट्री के माध्यम से देख रहे हैं, वो हमारी भोजपुरी की वास्तविक छवि नहीं है। हमारी भोजपुरी में कहीं देवर भौजाई से चुमा नहीं मांगता है, कहीं जीजा साली का वो गलत मजाक नहीं होता है। बड़े दायरे में रहकर, पर्दे में रहकर सारी चीज़ें रखी जाती हैं। ये जो दिखाया जा रहा है पर्दे पे, ये हमारी वास्तविक भोजपुरी नहीं है, जिसके कारण हम बिहारी भी बदनाम हो रहे हैं और हमारी भोजपुरी भी बदनाम हो रही है। जो कुछ सिंगर हैं, गायक हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बिहार के वास्तविक संस्कृति पर काम करना होगा। भोजपुरी की जो वास्तविक संस्कृति है उनको विश्व पटल पर रखना होगा। जिस तरह से छठ के गीतों को रखा गया है, उस तरह से विवाह के गीत, सोहर के गीत, झूमर गीत, डुमकच, संझा पराती, जो भी गीत हैं, जो भी हमारी संस्कृति को दर्शाती हैं, हमारे परंपरा की झलक रखती हैं, उन गीतों को विश्व पटल पर पहुंचाना होगा। लेकिन ऐसा कोई कलाकार कर नहीं रहा है। कुछ गिने चुने कलाकार हैं, मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ, कुछ गिने चुने कलाकार हैं जो कि काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या है ना कि जब तक हम कोई 2 गाना यूट्यूब पे लॉन्च करते हैं तब तक गंदे 20-25 गाने आ जाते हैं। उस गंदे 20-25 गाने में जो 2-3 अच्छे गाने हैं उनका माधुर्य ख़त्म हो जाता है, उनका महत्व जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि लोग जो हैं उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। कहा जाता है कि गंदे चीज़ लोगों को ज़्यादा आकर्षित करती है, अच्छे चीज़ों को पहुंचने में समय लगता है। आजकल का माइंडसेट बन गया है कि शॉर्टकट अपनाओ और स्टार बन जाओ। रातों रात वायरल हो गए, स्टार बन गए, जबकि ज़िंदगी में कुछ शॉर्टकट नहीं होता है। आज आप वायरल हैं, कल कोई और वायरल हो जाएगा, परसों आपका क्या होगा, आपका अस्तित्व का क्या होगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम वायरल हो जाएंगे, हमारा काम हो गया, हम स्टार बन गए, तो वायरल होने से कुछ नहीं होता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, अगर आप रियाज करेंगे तभी राज करेंगे। एक आध दिन वायरल होने से कुछ भी नहीं होता है, इसलिए रियाज पर ज़्यादा फोकस करें, वायरल होने पर कम फोकस करें। इसका जिम्मेदार एक प्रोडक्शन हाउस है जिसमें सिंगर भी आते हैं, राइटर भी आते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर भी आते हैं, स्टूडियो वाले आते हैं, जो यूट्यूब चैनल वाले जो कमर्शियल, मतलब भोजपुरी को कमर्शियल बना चुके हैं। उन्हें पता है कि क्या चीज़ें डालेंगे तो बिकेगा। उनको व्यूवर से मतलब है, व्यूवर कहाँ से आते हैं, व्यूवर कौन से प्रदेश से आ रहे हैं, किस जगह से आ रहे हैं, उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। हम भोजपुरी में जहर बो रहे हैं या भोजपुरी में अच्छा करें, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो जिम्मेदार ये गाने बनाने वाले, गाने गाने वाले, गाने लिखने वाले हैं, क्योंकि ये उसी माहौल में पले बढ़े हैं। इनके यहाँ जो ये गाते हैं, हो सकता है इनके यहाँ होता होगा तभी वो गा रहे हैं, क्योंकि समाज में आप जो देखते हैं वही करते हैं। समाज में जो आप देखते हैं वही विस्तार देते हैं, वही लोगों को बताते हैं। तो इनके घर में इस तरह की जो राइटर हैं, जो सिंगर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, इनके घर में इस तरह की हरकतें होती होंगी, तभी वो इस तरह की चीज़ों को पर्दे पर ला करके दिखाते हैं। और ये जो ग्राफ गिर रहा है, इसका एक ही समाधान है कि सेंसर बोर्ड की स्थापना की जाए,
जब तक सेंसर बोर्ड भोजपुरी में नहीं आएगा तब तक भोजपुरी का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कोई मापदंड नहीं है। जिनको जो मन करता है, अब तो अश्लीलता की इतनी पराकाष्ठा पार हो चुकी है कि जिनको जो मन करता है गुनगुनाता है, सोशल मीडिया पे डाल देता है। और आजकल भैया मैं पत्रकारों का बहुत सम्मान करती हूँ, मेरे जीवन में उनका बहुत ही बड़ा महत्व रहा है, लेकिन वैसे पत्रकार जो समाज में अच्छे पक्ष को रखते होंगे, समाज में बुरे पक्ष को भी रखिए, लेकिन समाज में किसी ऐसे पक्ष को ना रखिए जिससे आपका समाज ही बदनाम हो रहा हो। कोई आता है, कुछ गाता है, ये लोग माइक ठूस करके मुंह में चले जाते हैं, आपने ये क्यों गाया, आपने गाया तो आपको कितने दर्शक मिले। मनीषा श्रीवास्तव कोई गीत ला रही हैं, उन पे जो लोग लोकगीतों में रुचि रखते हैं, जो लोग अच्छे हैं, उनके तो इंटरव्यूज़ वगैरह आते हैं, पेपर के लिए खबर मांगे जाते हैं, लेकिन जो ये आजकल पत्रकार बने घूम रहे हैं माइक लेकर के, वो लोग नहीं पूछते हैं। लेकिन अगर किसी के गंदे गाने आ जाए तो तुरंत सोशल मीडिया पे, चूँकि उनको पता है कि मेरे को व्यूअर कहाँ से आएगा, जब हम किसी गंदे गाने का टाइटल डालेंगे तभी व्यूअर आएगा। चूँकि मैंने पहले ही कहा है कि गंदी चीज़ों को विस्तार होने में बहुत कम समय लगता है, अच्छे चीज़ों को विस्तार होने में ज़्यादा समय लगता है। तो इन पे थोड़ा अंकुश लगाया जाए और सेंसर बोर्ड बनाया जाए भोजपुरी में, ताकि ये निर्णय लिया जा सके कि किस तरह के गीतों को यूट्यूब पे जाना चाहिए, किस तरह के गीतों को समाज में लाने देना चाहिए और किस तरह के गीतों को नहीं लाने देना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो हमारी भोजपुरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। भोजपुरी में कोई पढ़ना चाहता है लेकिन घर वाले पढ़ने नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि भोजपुरी में पढ़ने के बाद ना ही उनको रोजगार मिल पाएगा, ना ही वो कुछ कर पाएंगे। तो अगर भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों को भाषा को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, और कुछ पढ़े लिखे कलाकार अगर भोजपुरी की दुनिया में आते हैं, मैं इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं नर्क मानती हूँ। मैं कभी गई नहीं हूँ, ना ईश्वर करे कि मैं कभी जाऊँ। मैं जहाँ पे हूँ स्वतंत्र रूप से गायन कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन सोशल मीडिया और तमाम जगह पर मैं जो चित्र देखती हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री की, महिलाओं के लिए तो एकदम नर्क है। इतनी अश्लीलता भरी पड़ी है वहाँ पर कि मैं तो कभी किसी गायिका को सलाह नहीं दूंगी कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में जाइए, आप अपने गाने अकेले गाइए। सोशल मीडिया, अब तो इतना बढ़िया माध्यम आ गया सोशल मीडिया, वहाँ गीतों को प्रमोट कीजिए, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री का कभी सहारा मत लीजिए। संदेश तो क्या ही बोलूं, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो बो रहे हो वही काटोगे। समाज में आपकी भी बेटियां रहती हैं, समाज में आपके भी घर परिवार के लोग रहते हैं। बात जब किसी दूसरे पे आती है तो आपको बड़ा आनंद आता है, दूसरे का नाम लेकर गाना लिखने में, गाने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन जब वही चीज़ आपके बहन, आपकी पत्नी, आपके बेटी के ऊपर लागू हो जाए तो बड़ा तिलमिला जाते हैं। तो धैर्य रखिए, समय सबका इंसाफ करता है। अगर आप अपनी मातृभाषा के साथ अन्याय करेंगे तो मातृभाषा कभी भी आपके साथ न्याय नहीं करेगी। बहुत सारे ऐसे कलाकार आए गए, कोई अस्तित्व नहीं बचा उनका, कोई याद करने वाला नहीं। आपका भी जो हश्र है वही होने वाला है। बहुत सारे कलाकार आए, क्यों आज हमारी आदरणीय बनी हुई हैं शारदा सिन्हा जी, क्यों हमारे भरत शर्मा जी, आज लाखों लोगों को, आज तो उनके नए गाने नहीं आ रहे हैं ना, जो भी गाने हैं वो पुराने ही गाए हुए हैं, लेकिन आज भी लोगों के दिल में राज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी गंदगी का सहारा नहीं लिया, उन्होंने कभी खराब गीतों का सहारा नहीं लिया, हमेशा अच्छे चीज़ों को समाज में परोसे हैं। तो मातृभाषा माँ के समान होती है। माँ के साथ धोखा करेंगे, आपके साथ भी धोखा होगा। माँ के साथ अन्याय करेंगे, आपके साथ भी अन्याय होगा, और इसका खामियाजाना सिर्फ समाज को नहीं बल्कि आपको भी भुगतना पड़ेगा। थोड़ा समय का इंतज़ार कीजिए, और आपकी आने वाली पीढ़ी को भी। चलिए, अब मैं अपने बातों को यहीं पे समाप्त करती हूँ, और मैं भोजपुरिया जनमानस को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि लगातार लोग गीतों को इस तरह से सुन रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और जाते जाते आप सभी के लिए, चूँकि सावन का महीना है, और सावन के महीने में यही कहना चाहूँगी, किसे जिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली, और सुन कैला बलमो से जिया पे लोटे
काला नाग हो कचौड़ी गली, अरे सुन कैला बलमू, सुन कैला बलमू, अरे सुन कैला बलमू, सुन कैला बलमू, अरे सुन कैला बलमू, मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली, अरे सुन कैला बलमू, सेजिया पे लोटे काला नाग